अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट मीन्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर देन वन होती है या ग्रेटर देन वन होती है। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर देन वन हो तो इसका मतलब है जो ग्राफ है, सप्लाई कर्व है, वो स्टीपर होता है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन हो तो जो सप्लाई कर्व है उसकी शेप क्या बनती है, वो एक फ्लैटर ग्राफ होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से या तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर होती है या ग्रेटर होती है। लेकिन याद रहे, इस टॉपिक में हमने सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग को डिस्कस नहीं करना। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी, और वहां पे हमने कहा था कि अगर इंस्टेंट डिमांड हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन वन होती है, और फ्यूचर डिमांड हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन वन होती है। यहाँ पर भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। एक होता है शॉर्ट रन पीरियड और इसके कंट्रास्ट में एक होता है लॉन्ग रन पीरियड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम शॉर्ट रन पीरियड को डिफाइन करते हैं तो इट इज अ टाइम पीरियड इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। एक कम से कम एक फिक्स फैक्टर के साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म पीरियड। जबकि लॉन्ग रन पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड कहें तो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग फिक्स फैक्टर के साथ जब आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में जब कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है तो आप अप टू अ सर्टेन लिमिट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, और प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा सकते हैं। इन दिस केस, इन शॉर्ट टर्म पीरियड द सप्लाई कर्व विल बी स्टीपर, बट इन द लॉन्ग पीरियड जबकि आपके सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हों तो जैसे जैसे प्राइस में चेंज आती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इन द लॉन्ग रन the supply curve is flatter and elasticity of supply would be greater than 1. But in the short run period, the elasticity of supply would be lesser than 1 and the supply curve will be relatively steeper. Next point is the nature of the product. जब हम रिलेट करते हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को सप्लाई के साथ तो दो तरह की प्रोडक्ट हो सकती है। एक पैरिशेबल, पैरिशेबल वो होती है जो जल्दी खराब होने वाली होती है, एंड अदर वन इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल जिसको आप इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। पैरिशेबल की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है दैट इज लेसर देन वन या रिलेटिवली इनएलास्टिक होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उसने खराब हो जाना हो जाता है और आप प्राइस में बहुत चेंज भी उसको आप क्वांटिटी सप्लाई को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे। ड्यूरेबल को फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, इसलिए उसको आप स्टॉक कर सकते हो। सो द सप्लाई कर्व ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, और पेरिशेबल गुड का क्या होता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। या हम कह सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड के लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है दैट इज रिलेटिवली ग्रेटर, और पेरिशेबल के लिए रिलेटिवली लेसर। द थर्ड पॉइंट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हों तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? दैट वुड बी ग्रेटर देन वन। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको इजी एक्सेस में ना हो
तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, लेसर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उसके इनपुट्स आसानी से दस्तयाब नहीं है, तो प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते या उतना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ गया कि स्टॉक लेवल। अगर जो स्टॉक कैपेसिटी है किसी फर्म के पास ज्यादा होगी तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर किसी फर्म की प्रोडक्शन एंड स्टॉक कैपेसिटी कम होगी तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, दैट वुड बी लेसर देन 1। इसी तरह से नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर आपकी जो जिस इंडस्ट्री की जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी फर्म्स चीज को बना रही हूं तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर चंद एक फर्म्स हों जो कि उस चीज को तैयार कर रही हूं तो इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, दैट वुड बी लेसर देन 1। तो ये हमारा एक आज का टॉपिक था कि जो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर देन 1 होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। आज आज का दूसरा टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक सेलर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इसमें अहम रोल प्ले कर देता है। एज वी नो कि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई अगर लेसर देन 1 हो तो इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत बड़ी चेंज से भी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर जो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब है कि प्राइस की थोड़ी सी राइज से आप अपनी प्रोडक्शन को लिमिट कर देंगे। तो ऐसी सूरत में आपको ये देखना है कि आपको प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना। इस तरह से आपके लिए ये जो इलास्टिक सप्लाई है ये हेल्पफुल है। फिर प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्शन में आपने चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है या कम करना है। अगर इलास्टिक सप्लाई लेसर देन 1 होगी तो अगेन अगर आपकी बहुत प्राइस भी आपको मिल रही हो तो आप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। ड्यू टू सर्टन रीजंस इलास्टिक सप्लाई कम हो सकती है, मसलन आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको अवेलेबल ना हो, आपके पास कैपेसिटी ना हो, स्टॉक कैपेसिटी ना हो। तो इन दैट केस के प्राइस बहुत बढ़ भी जाए तो आप प्रोडक्शन में बहुत चेंज नहीं ला सकते। लेकिन इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1 हो तो आप आसानी से प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं। तो प्रोडक्शन डिसीजन में भी एक रोल प्ले करती है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थर्ड वन इज टैक्स एंड सब्सिडी डिजाइन। अगर ये गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट अगर लगाना चाहे, सपोज गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है तो हमें ये पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के इम्पोज करने से जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है, चूंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया और उसके साथ प्रोडक्शन कम हो गई तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये चीज उसके लिए कितनी अहम है कि प्रोडक्शन की या आउटपुट के कम होने से उसका क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर जो इलास्टिक सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 है और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे दे तो उससे प्रोडक्शन में एक बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1 हो तो प्राइस में थोड़ी सी चेंज से भी जो क्वांटिटी सप्लाइड में एक बिगर चेंज आएगी। कि अगर प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करेगी तो उसमें बिगर चेंज आएगी। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सप्लायर के लिए क्या फायदा होगा, सप्लायर को उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज करेगा।
यानी मार्केट में उसको ज्यादा प्राइस मिल रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो कम प्राइस, कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो ऐसे केस में जो सप्लायर को है वो एक फायदा होने वाला है। मार्केट रेगुलेशन कितनी इफेक्टिव होती हैं? अगर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन लगा दी जाए, कोई फॉर्म्स पे कोई अप्लाई कर दी जाए, कोई मेजर्स लगाए जाएं, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी बेस करती है किस पर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। इसी तरह से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से को देखते हुए। मसलन अगर आप कहें कि ये जो प्रोडक्ट है इन फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो क्या आउटपुट में कितनी चेंज आएगी? तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने डिस्कस किया, कि जो ये शो करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक जो है वो कितना अहम है। और आज का हमारा यही लेक्चर था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।